साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को आक्रामक पादपों की प्रजातियों के नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में देखें तो एक आक्रामक प्रजाति एक ऐसा जीव या पादप होता है जो उस नए वातावरण में पारिस्थितिकी या आर्थिक नुकसान का कारण बनता है जहाँ का वह देशज अर्थात नेटिव जीव या पादप नहीं होता है। इससे कुछ उदाहरण को देखें तो इसमें है पार्थेनियम प्रजाति या 1950 के दशक में अमेरिका से आयातित गेहूं के माध्यम से भारत आता है। दूसरा लैंटाना ये दक्षिण अमेरिका से सजावटी पौधे के रूप में ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। उपर्युक्त दोनों प्रजातियां भारत के 40% से अधिक टाइगर रिजर्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, पार्थेनियम प्रजाति और लैंटाना। काजीरंगा के फील्ड डायरेक्टर ने 18 आक्रामक पादपों की सूची सौंपी है। ये पादप देशज घास, झाड़ियों और वृक्षों के लिए खतरा उत्पन्न करते हुए भू प्रदेश अर्थात लैंडस्केप पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए, शाकाहारी जानवर आमतौर पर आक्रामक पादपों के सेवन से बचते हैं। ऐसे में ये पादप खतरनाक गति से पुनः उत्पन्न होते रहते हैं और देशज वनस्पतियों को सीमित करने के लिए खतरा पैदा करते रहते हैं। भारत में कई आक्रामक प्रजातियों की पहचान की गई है, जैसे कि बॉम्बैक्स सेइबा, क्रेतबा मैग्ना, ट्रेविया न्यूडीफ्लोरा, लेगर स्ट्रोमिया स्पीशियोसा, लेगर स्ट्रोमिया परवीफ्लोरा, लिट्सिया शैली, शिफोलिया, शिक्यू रिनेगा इरोसा, रोजा इन वालू क्रेटा, पोमिया कैमिया, डर्म्स क्यू नीलोलिया, कैलमस टेनुइस और ली मैक्रोफिलिया इत्यादि। कुछ पहचानी गई प्रजातियों में हर्बल गुण भी है। ली मैक्रोफिला, सेस्ट्रम डर्नियम आदि इसके उदाहरण हैं। हालांकि इनकी विषाक्तता इनकी उपयोगिता से कहीं अधिक होती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आक्रामक प्रजातियों को प्रायोगिक तौर पर समाप्त करने, काटने, छांटने, उखाड़ने और घेरने की अनुमति मांगी गई है। इसके तहत मांगी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बात करें KNP के बारे में तो असम में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1985 में इसको शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ध्यान रखिए, असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो अन्य है, पोबितेरा है और भी जो हैं, वहाँ पर भी ये दिक्कत जो है आक्रामक पादपों की जो प्रजातियों के खतरे हैं वहाँ पर भी ये देखी गई हैं। आगे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने खुले शौच से मुक्त ODF होने की स्थिति को बनाए रखने के लिए संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल जारी किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने खुले में शौच मुक्त ODF, ODF+, और वाटर प्लस प्रमाणन के लिए संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल जारी किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में आरंभ किया गया था। इसे स्वच्छ भारत मिशन के दौरान प्राप्त स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिणामों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी को सभी शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2014 में चालू किया गया था। ठीक है, 2014 में, जबकि जो 2.0 था 2021-22 में प्रारंभ किया गया था। इसे व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति की 100% स्थिति प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया था। अब प्रमाणन की प्रत्येक श्रेणी के लिए किए गए जो उपाय हैं वो क्या हैं? देखिए, ODF कब घोषित की जाती है? तो यदि एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते नहीं पाया जाता तो उसे ODF घोषित किया जाता है। इसके लिए उपाय क्या है? सर्वेक्षण, नमूना आकार और स्थान प्रकारों की संख्या में वृद्धि करके मजबूत निगरानी तंत्र सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, ODF+ में क्या होता है? ODF दर्जे के साथ सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय चालू स्थिति में हैं और उनका अच्छी तरह से रखरखाव किया जा रहा है। उपाय क्या है इसके लिए? सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के चालू अवस्था में रहने पर ध्यान दिया गया है। दूसरा, लंबी अवधि तक कारगर बनाए रखने के लिए अभिनव संचालन और रखरखाव व्यवसाय मॉडल को अपनाया गया है। ODF++ क्या होता है? ODF+ दर्जे के साथ और मलयुक्त गाद एवं सेप्टेज प्रबंधन से युक्त शौचालय जब होते हैं तो ये ODF++ की स्थिति होती है। इसके लिए उपाय क्या है? सेप्टिक टैंक और सीवर को उसकी यंत्रीकृत मशीनीकृत सफाई होना,
दूसरा, उपयोग किए गए जल के सुरक्षित संग्रह और उपचार के साथ साथ मलयुक्त गाद के सुरक्षित प्रबंधन पर बल दिया जा रहा है। लास्ट है जल प्लस या वाटर प्लस। इसमें क्या है, छोड़े गए सभी अपशिष्ट जल को पर्यावरण में मुक्त करने से पहले संतोषजनक स्तर, ये संतोषजनक स्तर क्या होगा, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। तो इस संतोषजनक स्तर पर उपचारित किया जाता है। इसके लिए उपाय क्या, उपयोग किए गए जल और मलयुक्त गाद दोनों के संग्रह, परिवहन, उपचार और पुनः उपयोग पर बल दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं, भारत और यूरोपीय संघ ने सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकारों की प्राप्ति के लिए लैंगिक समानता को साकार करने पर सह कार्यक्रम का आयोजन किया है। देखिए, यह सह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 50वें नियमित सत्र के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 6 के तहत जो है राज्यों द्वारा तेजी से प्रगति करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। SDG 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। SDG 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। देखिए, SDWS मतलब क्या है, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकारों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हैं। यह मानवाधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय पर संविदा ICESCR के पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। यह जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंपदा है, ये मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो कि 1948 में होती है तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंपदा 1966 की, इसके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र का निर्माण करते हैं। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने RTSDWS अर्थात सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकारों को एक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देते हुए एक संकल्प अपनाया था। इसे जीवन के पूर्ण आनंद और सभी मानवाधिकारों के लिए आवश्यक माना गया है। RTSDWS फिर से देखिए, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकारों के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या, पहला, उपलब्धता, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त और निरंतर जल आपूर्ति, पहुंच, दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों सहित सभी वर्गों की सुरक्षित पहुंच। तीसरा, वहनीयता, किसी को भी पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, गुणवत्ता और सुरक्षा, जल को सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों और रेडियोलॉजिकल खतरों से सुरक्षित होना चाहिए। पांचवा, स्वीकार्यता, जल और स्वच्छता संबंधित सभी सुविधाएं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। साथ ही ने लैंगिक जीवन चक्र और निजता संबंधी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आगे बात करते हैं, G7 नेताओं ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII लॉन्च किया है। देखिए, PGII का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर जुटाना है। एक सेकंड, यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। इसके 47 सदस्य देश हैं। यह दुनिया भर में सभी मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पिछले वर्ष भारत को वर्ष 2022-24 के कार्यकाल के लिए, मतलब 2021 में जो है भारत को 2022-24 के कार्यकाल के लिए UNHRC हेतु फिर से चुना गया है। 2 वर्षों के लिए फिर से चुना गया है। यहाँ देखिए, RTSDWS का जो पूरा नाम है वो क्या है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। जबकि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकार। और वहीं ICESCR इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। आगे बात करते हैं हम लोग, G7 नेताओं ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII लॉन्च किया है। देखिए, PGII अर्थात पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है, इसका लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर जुटाना है। किसके लिए? पहला, दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ अवसंरचना प्रदान करना। दूसरा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और इसे विविधता प्रदान करना इत्यादि। देखिए, PGI अर्थात पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल की आधिकारिक शुरुआत और नया रूप माना जा रहा है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल पिछले वर्ष G7 शिखर सम्मेलन में लॉन्च की गई थी। PGII का लक्ष्य जो है
गरीब देशों में वैश्विक अवसंरचना कार्यक्रमों के लिए करीब 600 अरब डॉलर जुटाना है। 600 अरब डॉलर जुटाना है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रति संतुलन का रूप माना जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के विपरीत G7 द्वारा प्रस्तावित PGII पहल का वित्त पोषण काफ़ी हद तक निजी कंपनियों पर निर्भर करेगी। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका एवं यूरोप से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में बढ़ोतरी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। हालांकि बेल्ट एंड रोड समझौतों में पारदर्शिता की कमी और छोटे देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज ने विश्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अवसंरचना विकास के लिए अन्य वैश्विक पहलों की बात करें तो पहला है यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे। इसका उद्देश्य दुनिया भर में वैश्विक निवेश में मौजूद अंतर को कम करना है। वहीं दूसरा है एशिया अफ्रीका विकास गलियारा। यह एशिया और अफ्रीका के बीच विकास, कनेक्टिविटी एवं सहयोग के संबंध में भारत जापान सहयोग आधारित विजन है। अन्य संबंधित सुर्खियों की बात करते हैं तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान के साथ मिलकर पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक PBP नाम से नई साझेदारी की घोषणा की है। क्या नाम है? पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। ठीक है, किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान। इसमें भारत शामिल नहीं है। कौन से 5 देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान। इसका उद्देश्य अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करना है। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक पहल को प्रशांत द्वीपीय देशों तक चीन की आक्रामक पहुंच के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ एक बार आप G7 में कौन से देश हैं इनको देख लीजिए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विकसित देशों का संगठन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वस्तु एवं सेवा कर GST प्रतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है। वस्तु एवं सेवा कर उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि नियम 2022 के अनुसार प्रतिपूर्ति उपकर 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक लगाया जाता रहेगा। उपकर का लगाया जाना 30 जून 2022 को समाप्त होना था, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली GST परिषद ने इसे विस्तारित करने का निर्णय लिया था। इस अवधि में यह विस्तार राज्यों को GST के कारण राजस्व हानि की भरपाई के लिए पहले लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए किया गया था। देखिए, हालांकि बढ़ी हुई अवधि तक राज्यों को प्रतिपूर्ति दी जाएगी या नहीं, यह अभी तय नहीं किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो यह कर व्यवस्था को वर्ष 2017 में लागू किया गया था। यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर एक गंतव्य आधारित कर है। ठीक है, एक गंतव्य आधारित कर है। वस्तु एवं सेवा कर GST राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार GST के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। इसका द्विमासिक आधार पर भुगतान किया जाता था। 2 माह पर चुनिंदा वस्तुएं, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर GST प्रतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। देखिए, इसमें विलासिता, अनावश्यक और नुकसानदेह वस्तुएं शामिल हैं, जैसे पान मसाला, अलग अलग तंबाकू उत्पाद आदि नुकसानदेह वस्तुएं हैं। केंद्र सरकार ने 31 मई 2022 तक राज्यों को बकाया GST प्रतिपूर्ति की पूरी राशि जारी कर दी है। हालांकि कई राज्य प्रतिपूर्ति को 5 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। नमक क्षेत्र के संकट से लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। देखिए, नमक उद्योग में लगे किसानों और श्रमिकों को मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात देश का लगभग 80% नमक का उत्पादन करता है। तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश अन्य प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। हिमाचल और राजस्थान में नमक का उत्पादन खनन द्वारा किया जाता है। वहीं अन्य समुद्र तटीवर्ती राज्यों में जल के सौर वाष्पीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल और राजस्थान में नमक का उत्पादन खनन के द्वारा किया जाता है। भारत में नमक के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? समुद्री नमक, झील नमक, उपमृदा नमक और सेधा नमक निक्षेप। नमक संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में सूचीबद्ध। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नमक संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में सूचीबद्ध है। इस प्रकार केंद्र सरकार नमक उद्योग के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय नमक आयुक्त कार्यालय को उपर्युक्त कार्य सौंपा गया है। सरकार ने नमक उद्योग को वर्ष 1996-97 में लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया था। नमक उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कौन समस्याएं? तो पहला, पुरातन कानून। नमक उद्योग को नियंत्रित करने वाले कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। दूसरा, मूल्य समर्थन का अभाव। तीसरा, पेशे से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खतरे। देखिए, चिरकालिक त्वचा शोध या डर्मेटाइटिस, त्वचा के छाले जैसे रोग, समय से पहले दृष्टि की हानि और कॉर्निया के आकार में वृद्धि इत्यादि इससे संबंधित स्वास्थ्य खतरे हैं। अन्य सुर्खियों में जो चीज़ें रही उनकी बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रकृति के पुनर्स्थापन के लिए यूरोपीय संघ का प्रारूप कानून के बारे में। तो देखिए, प्रकृति के पुनर्स्थापन से संबंधित इस कानून का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्बहाल करना है। इससे यूरोपीय संघ की भूमि और समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता एवं प्रकृति लोचशीलता की पुनर्प्राप्ति में योगदान दिया जा सकेगा। इस कानून के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो पहला, इसके तहत वर्ष 2030 तक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग और जोखिम को 50% तक कम किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। इससे परागणकों की आबादी में हो रही गिरावट को रोका जा सकेगा। दूसरा, सभी शहरों और कस्बों में कम से कम 10% वृक्ष निबितान या ट्री कैनोपी कवर में वृद्धि करना। तीसरा, वर्ष 2030 तक नदियों के 25,000 किलोमीटर तक मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बड़े बांधों जैसे अवरोधों को हटाकर। आगे बात करते हैं अल्प विकसित देश कोष LDCF और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष SCCF के बारे में। तो देखिए, हाल ही में LDCF और SCCF की 32वीं परिषद बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें अल्प आय वाले देशों और महासागरीय विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने अल्प विकसित देशों के लिए फंडिंग सीमा को $10 मिलियन से $20 मिलियन तक बढ़ाने की योजना का स्वागत किया है। पहले फंडिंग सीमा $10 मिलियन थी, इसे बढ़ाकर $20 मिलियन किया जा रहा है। देखिए, LDCF और SCCF के बारे में बात करें, अर्थात अल्प विकसित देश कोष और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष के बारे में। इन कोषों को दोनों कोषों को 2001 में स्थापित किया गया था। इनकी स्थापना विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करने के लिए की गई थी। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने वाली देशों द्वारा संचालित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। LDCF एकमात्र ऐसा कोष है जो LDCF में LDC अर्थात अल्प विकसित देश में जलवायु अनुकूलन कार्रवाई का समर्थन करने के प्रति पूर्णतया समर्पित है। SCCF अर्थात विशेष जलवायु परिवर्तन कोष को विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित गतिविधियों तथा पहलों के वित्त पोषण के लिए डिजाइन किया गया। किसके लिए? विकासशील देशों में, ठीक है, विकसित नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अमेरिकी सीनेट ने ऐतिहासिक बंदूक हिंसा विधेयक पारित किया है। इस विधेयक को देश में क्रूर सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। विधेयक सबसे कम आयु के बंदूक खरीदारों की पृष्ठभूमि की जांच को सख्त करेगा। साथ ही यह कानून घरेलू हिंसा के दोषी अपराधियों को बंदूकों की खरीदारी करने से प्रतिबंधित करेगा। भारत में बंदूक कानून की बात करें तो वर्ष 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने वर्ष 1878 के शस्त्र अधिनियम को लागू किया था। 1878 के इसके तहत किसी भी भारतीय को तब तक आग्नेयास्त्र रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था जब तक कि वह क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त न कर दे। स्वतंत्रता के बाद इस कानून को समाप्त कर दिया गया और भारतीय आयुध अधिनियम 1959 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत किसी भी आग्नेयास्त्र या गोला बारूद को प्राप्त करने, रखने या ले जाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं साल्मोनेला टाइफी अर्थात एस टाइफी के बारे में। तो देखिए, एस टाइफी या साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड बुखार के लिए उत्तरदायी है। इससे दुनिया भर में सालाना 1 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। दक्षिण एशिया इस रोग के पूरे विश्व के 70% मामले देखे जाते हैं। मतलब दक्षिण एशिया में इस रोग के पूरे विश्व के 70% मामले देखे जाते हैं। एस टाइफी साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव व क्षण के आकार का फ्लैगेलेटेड लंबे बालों वाली संरचना जैसी जीवाणु है। इसका एकमात्र अधिवास मानव शरीर है। ये केवल मानव शरीर में ही रहता है। यह आमतौर पर लोगों के मलमूत्र से दूषित भोजन या जल के अंतर्ग्रहण से होता है। टाइफाइड बुखार के संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार प्रतिरोधी एस टाइफी उपभेदों स्टेन के उद्भव से, मतलब ऐसे स्टेन इसके मिले हैं जो कि इन एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी हैं, के उद्भव से उनकी प्रभावशीलता को खतरा है। इन एंटीबायोटिक्स के प्रभावशीलता को खतरा है। आगे बात करते हैं
फास्ट चार्जिंग सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी में चार्ज डिस्चार्ज की तेज दरों को सक्षम करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि टंगस्टन जैसी नैनोस्कोपिक ऊष्मारोधक धातु की परतें इन बैटरियों के प्रदर्शन में सुधार कर सकती हैं। टंगस्टन की पारंपरिक लिथियम आयन या ली आयन बैटरियां एक तरल विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती हैं। यह अपघट्य ज्वलनशील होता है और उच्च तापमान पर खराब हो जाता है। इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और बैटरी में आग लग जाती है। हालांकि तरल विद्युत अपघट्य को एक सिरेमिक ठोस विद्युत अपघट्य से प्रतिस्थापित करने से ली आयन बैटरी सुरक्षित हो सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर भी लंबे समय तक चल सकती है। आगे बात करते हैं। केरल की अपनी पक्षियों की क्षेत्रीय लाल सूची होगी, रेड लिस्ट होगी। इस सूची के निर्मित हो जाने के बाद केरल पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची रखने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। लाल सूची या रेड लिस्ट तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के दिशा निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें पक्षियों की संख्या में कमी, उनके पाए जाने का क्षेत्र, छोटी आबादी का आकार, गिरावट आदि सहित 5 मुख्य मानदंड शामिल होंगे। कौन कौन से? पक्षियों की संख्या में कमी, उनके पाए जाने का क्षेत्र, तीसरा छोटी आबादी का आकार और गिरावट आदि सहित, ये 4 है और एक 5वां भी होगा। आदि सहित 5 मुख्य मानदंड इसमें शामिल होंगे। वैश्विक IUCN लाल सूची के अनुसार केरल में पक्षियों की 64 संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इस सूची में लाल सिर वाला गिद्ध और सफ़ेद पुट्ठे वाला गिद्ध क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN लाल सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक्सटेंटेड कौन से होते हैं, विलुप्त कौन से होते हैं? कोई संदेह नहीं कि प्रजाति के अंतिम सदस्य का लोप हो गया है। EW अर्थात एक्सटेंट इन वाइल्ड मतलब जंगल में ये विलुप्त हो चुके हैं। केवल कृत्रिम आवास में जीवित बचे हैं। यह प्रजाति प्राकृतिक वनों से पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। वहीं CR क्या होता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वन में विलुप्त होने के अत्यधिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। EN एंडेंजर्ड, वन में विलुप्त होने के बहुत उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। BU वल्नरेबल, वन में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। नियर थ्रेटेंड, इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। लीस्ट कंसर्न LC, मतलब संख्या इतनी अधिक है कि निकट भविष्य में इसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। और एक होता है DD, डेटा डेफिशिएंट, इसके विलुप्त होने के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए इसके बहुतायत या वितरण पर पर्याप्त जानकारी नहीं है। बात करते हैं मिथुन की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के मिथुन पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागालैंड का दौरा किया है। मिथुन या ग्याल के बारे में बात करें, जिसका साइंटिफिक नाम बोस फ्रंटिलिस होता है। यह एक महत्वपूर्ण स्थानिक गोजातीय प्रजाति है। यह पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन आदि के वनों में पाई जाती है। यह 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी वनों में रहता है। इसका मांस, दूध व चमड़े के लिए इसका पालन किया जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से पहाड़ के मवेशी के रूप में जाना जाता है। इसका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की देशी जनजातियों द्वारा पालन किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है मिथुन। पादप दृष्टिहीनता, प्लांट ब्लाइंडनेस क्या होता है? यह अपने वातावरण में पादपों को देखने या अवलोकन करने में असमर्थता को संदर्भित करता है। कई लोगों के लिए पौधे की तुलना में किसी जंतु की छवि को पहचानना, याद करना कहीं अधिक आसान होता है। इसके परिणामस्वरूप पादपों का सीमित मूल्यांकन होता है और उनके संरक्षण में भी सीमित रुचि होती है। आगे बात करते हैं भारतीय संगीत वाद्य यंत्र की। देश भर से दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले एक अनूठे उत्सव ज्योतिर्गमय का समापन हुआ। कुछ वाद्य यंत्र जो प्रदर्शित किए गए, इसमें कमैचा, ये तत्र वाद्य यंत्र है। पश्चिमी राजस्थान का मागडियार समुदाय प्रमुख रूप से उपयोग करता है। रावण हत्था, ये तत्र वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग राजस्थान के भोपा समुदाय पाबूजी की फण नामक पारंपरिक कथा वाचन के दौरान होता है। सारंगी, एकमात्र वाद्य यंत्र जो सटीक अलंकरण और स्वर के साथ मुखर संगीत की लगभग सभी बारीकियों को सृजन कर सकता है। खोल या पीपे के आकार का असममित ढोल होता है। यह बंगाल और असम के वैष्णव संगीत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। कुछ सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो बंदा सिंह बहादुर, इनका जन्म अक्टूबर 1670 में हुआ था। उनकी मृत्यु 9 जून 1716 में होती है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने नई दिल्ली के लाल किले में महान योद्धा बंदा सिंह बहादुर का शहादत दिवस मनाया है। इनका जन्म
कश्मीर राज्य के जिला पुंछ के राजौरी गांव में एक कृषक राजपूत परिवार में हुआ था। इनका योगदान क्या, ये एक महान सिख योद्धा और खालसा सेना के सेनापति थे। उन्होंने मुगलों को हराकर पंजाब में खालसा शासन की स्थापना की थी। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और भूमि जोतने वालों को भूमि का स्वामी घोषित किया। इनके मूल्य क्या थे, समर्पित और अनुशासित सैनिक, कुलीन शासक इत्यादि। वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति 1925 में इनका जन्म होता है और 2022 में इनकी मृत्यु होती है। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के जनक और टर्न अराउंड मैन के रूप में लोकप्रिय वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति का निधन हुआ अभी हाल ही में। तो ध्यान रखिएगा, कहा ये पूछा जाए कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के जनक किसे माना जाता है, वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति को। इनके योगदान की बात करें तो वे वर्ष 1954 में 1954 में योजना आयोग के भाग के रूप में विद्युत परियोजनाओं के प्रभारी थे। मारुति उद्योग के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मारुति 800 को लॉन्च किया था। वेंकट रमन कृष्णमूर्ति ने यह कदम भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के आधुनिक युग की स्थापना माना गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल और बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के प्रमुख के रूप में इन्होंने कंपनियों को पुनर्जीवित किया। इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।